गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का ये लाइव क्लास कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नहीं चला पा रहा हूँ। इस वजह से ये वीडियो आपको कुछ देर बाद आपके चैनल पीके मेडिको पर अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम लोग फिनिश करते हैं, जिसका नाम है रजोधर्म और प्रसरव। ये इस अध्याय का लास्ट वीडियो होगा, मानव जनन का लास्ट वीडियो होगा। कल हम लोग अपने नए अध्याय जनन और स्वास्थ्य के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हाजिर रहेंगे और मैं इस टेक्निकल इशू को ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रजोधर्म और प्रसरव। ये दो टॉपिक इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको दिए जा रहे हैं। तो जैसा कि बताया कि रजोधर्म क्या होता है। रजोधर्म ये फीमेल्स का एक प्रमुख कैरेक्टर है जो ये बताता है कि उनमें मैच्योरिटी आ चुकी है, उनमें विकासशील लक्षणों का प्रदर्शन या एक लक्षण है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक फीमेल्स में लगभग 11 वर्ष के बाद ये टाइमिंग है, 11 से 13 वर्ष के बाद उनमें यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जो कि हर 28 दिन के बाद ये होती है। और जब भी ये प्रोसेस होगा तो 2 से 3 दिनों के लिए यह प्रक्रिया होती है। इस दौरान उनमें अंडोत्सर्जन होता है, यानी एग्स का फॉर्मेशन रिलीजन होता है, निकलता है अंडाणु। इसके साथ साथ उसमें ब्लड भी होता है और उसमें फीमेल हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। ये तीनों चीजें मिक्सअप होकर के उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान निकलती हैं और इस पदार्थ को, निकलने वाले पदार्थ को हम रज कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। इस रज में 3 चीजें होती हैं, एग्स होते हैं, ब्लड होता है और ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं। याद रखिएगा, ये प्रक्रिया 11 वर्ष के बाद से ही सक्रिय रूप से चालू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। एक बात और याद रखिएगा, लगभग 8 वर्ष की उम्र के दौरान, जब वो 8 वर्ष के होते हैं, 8 वर्ष के दौरान उनमें लगभग 2 लाख एग्स का, या फिर हम ओवम कह सकते हैं, का फॉर्मेशन हो चुका होता है। 8 वर्ष के दौरान, जब वो 8 वर्ष के होते हैं, तो उसी दौरान उनमें लगभग 2 लाख अंडाणुओं का निर्माण हो चुका होता है, जो धीरे धीरे विकसित होते हैं। वो अंडाणु अनमेच्योर रहते हैं, उन्हें मेच्योर होने में थोड़ा समय लगता है और 11 वर्ष के बाद, जब वो 11 वर्ष के हो जाते हैं, तो उसके बाद उनमें धीरे धीरे वही अंडाणु 2-2 करके प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 एग्स का सिक्रीशन होता रहता है। तो याद रखिएगा, और इस दौरान लगभग जब वो 45 से 50 वर्ष के हो जाते हैं, तो उस दौरान लगभग 400 ओवम का सिक्रीशन हो चुका होता है। तो वी कैन से आल्सो कि लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र तक ही उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस देखा जाता है। इसके बाद यानी कि 50 या में भी संभवतः कुछ में 55 तक भी जा सकता है, लेकिन एक औसत उम्र देखी गई है कि 45 से 50 वर्ष के बाद उनमें अंडोत्सर्जन नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया को हम रजो निवृत्त कहते हैं। याद रखिएगा, रजो निवृत्त यानी कि मीनोपास कहते हैं इसको, मीनोपास। इस प्रोसेस को मीनोपास कहा जाता है, यानी कि लगभग 50 साल के बाद उनमें अंडोत्सर्जन नहीं होगा, उनमें एग्स का रिलीजन नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया को जो है मीनोपास कहा जाता है, यानी कि रजो निवृत्त अर्थात छुटकारा मिल जाता है उन्हें। वी कैन से आल्सो कि इस उम्र के बाद उनमें जो है प्रेगनेंसी जैसी कोई कैरेक्टर नहीं हो पाएगा, यानी उनमें मां बनने की जो क्षमता होती है वो लगभग 50 से 55 या 45, एक अप्रोक्सीमेटली टाइम है कि 45 से 50 वर्ष के बाद ये कैरेक्टर उनमें नहीं होता है, बिकॉज उनमें अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया इस उम्र के बाद बंद हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर 2 टॉपिक बना है। एक आपका रजोधर्म है, जब स्टार्ट होता है तो उसको हम रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और जब इसे छुटकारा मिलता है तो उसको हम रजोनिवृत्त यानी कि मीनोपास कहते हैं। ये इसका टाइम है 45 से 50, में भी सम पर्सन्स में ये 55 साल की उम्र तक भी जा सकता है, लेकिन स्टार्ट होने का टाइम ये है 11 वर्ष के बाद।
लेकिन एक्स का फॉर्मेशन आपको पता है कि 8 वर्ष के दौरान ही लगभग 2 लाख एक्स बन चुके होते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपको बताया गया कि सारे कैरेक्टर्स रजोधर्म के ही हैं, जिसमें आपको फिर से बता दूं एक बार, रजोधर्म क्या होता है। 11 वर्ष के बाद फीमेल्स में जो है प्रत्येक 28 दिन के बाद 2 से 3 दिन की यह प्रक्रिया होती है, जिस दौरान एक्स का रिलीजन होता है, ब्लड और फीमेल हार्मोन से तीनों मिलकर के निकलते हैं और इस पदार्थ को हम रज कहते हैं। और 8 वर्ष के दौरान लगभग 2 लाख एक्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है, लेकिन ये एक्स धीरे धीरे विकसित होते हैं और जब ये 11 वर्ष के हो जाते हैं फीमेल्स, तो उनमें धीरे धीरे प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लगभग 2 एक्स का रिलीजन यानी कि श्रावण होता है और लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र तक लगभग 400 ओवम्स का सिक्रीशन हो चुका होता है। इसके बाद उनमें एक्स का रिलीजन श्रावण नहीं होता है, यानी कि उन्हें रजो धर्म से छुटकारा मिल जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज कहते हैं। याद रखिएगा, ये एक फीमेल का प्रमुख लक्षण है और इसी लक्षण के कारण से उनमें प्रेगनेंसी जैसा कैरेक्टर भी आ पाता है। तो चलिए, ये पहला आपका रजोधर्म, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, मैं इस नाम को भी यहां लिख दे रहा हूं। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ, छोटा सा एक हेडिंग था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए सेकेंड और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लेबर। इसे आप लेबर भी लिख सकते हैं या डिलीवरी भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ये आपका या इसे हम भी लिख सकते हैं। तो आज का ये आपका टॉपिक लास्ट होगा। तो डिलीवरी किसे कहते हैं, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने बेबी फार्मेशन पढ़ लिया था, पिछले वीडियोस में आपको मिलेगा। बेबी फार्मेशन के में कैसे कैसे बेबी का विकास हुआ, कौन कौन से स्टेप्स हुए 9th मंथ के बाद। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा 48 से लगभग 42 सप्ताह बाद यानी कि 9 माह बाद, अर्थात 265 से लगभग 270 दिन बाद। याद रहे, ये प्रक्रिया होती है, जो बेबी होता है वो उसका जन्म होता है, वो गर्भाशय गुहा से बाहर आता है और इसी प्रक्रिया को हम प्रसव, लेबर या फिर डिलीवरी के नाम से जानते हैं। एक बात जानिएगा कि ये होता क्यों है। आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अंडाशय की जो आंतरिक परत होती है, कार्पस लुटियम, याद रखिएगा, कार्पस लुटियम के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये कार्पस लुटियम, अंडाशय की अंदर वाली जो परत होती है कार्पस लुटियम, उसी की अंदर वाली परत यानी कार्पस लुटियम के थ्रू एक रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। इसके अलावा 2 हार्मोन्स और निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, लेकिन उनका यहाँ पर काम नहीं है। डिलीवरी टाइम में रिलैक्सिन हार्मोन्स के कारण से जो मायोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम यानी गर्भाशय की जो बीच वाली परत होती है, मायोमेट्रियम, याद रहे मायोमेट्रियम, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन होता है। कॉन्स्ट्रक्शन माने होता है संकुचन। ये सिकुड़ती है, मायोमेट्रियम सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण से फेटस पर दबाव बनता है और दबाव बनने के कारण से बेबी जो है बाहर आता है, गर्भाशय गुहा से बाहर आता है। तो उसी को हम कहते हैं प्रसव, लेबर या फिर डिलीवरी। याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का नाम होगा रिलैक्सिन। इसके अलावा उसमें कौन कौन से हार्मोन्स, याद रहे, रिलैक्सिन तो है ही, रिलैक्सिन के अलावा ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, इसके अलावा ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ये तमाम हार्मोन्स उसमें हेल्प करते हैं, यानी कि लेबरिंग टाइम में। तो लेबरिंग में हेल्पिंग हार्मोन्स का नाम पूछा जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिलैक्सिन रहेगा। रिलैक्सिन के अलावा ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन रहेगा, इसके अलावा ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स तो ऑलरेडी रहेगा ही। तो इन तमाम हार्मोन्स की हेल्प से जो है
लेबर प्रोसेस संपन्न हो पाता है, आराम से प्रक्रिया मतलब पूरी हो पाती है। याद रखिएगा, प्रसरण प्रक्रिया को हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 स्टेप्स लिखे गए हैं, प्रसारण अवस्था, बहिष्करण अवस्था और आमल अवस्था। ये 3 चरण होते हैं। लेबर प्रक्रिया को 3 चरणों में समझा जा सकता है, यानी 3 स्टेप्स में डिलीवरी कंप्लीट होती है। आइए तीनों को 1-1 करके समझा जाए। तो पहला आपका है प्रसारण अवस्था। याद रखिएगा, प्रसारण अवस्था ये इंपॉर्टेंट है, जिसे हम डाइलेशन स्टेज कहते हैं। डाइलेशन स्टेज है ये। प्रसारण अवस्था में होता क्या है पहले वो जान लीजिएगा। सबसे पहले, जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने अभी बताया कि कार्पस लुटियम के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। इसमें हम लोग यही लिखेंगे कि कार्पस लुटियम द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसके कारण से मायोमेट्रियम, याद रखिएगा, मायोमेट्रियम में संकुचन होगा। जब मायोमेट्रियम परत में संकुचन होगा, यानी गर्भाशय की जो बीच वाली परत है उस परत में संकुचन होगा, तो संकुचन होने के कारण से याद रखिएगा, जिस कोश में बेबी होता है जिसे एमनियोटिक सैक कहते हैं। याद रखिएगा, एमनियोटिक सैक क्या होता है? इस कोश के अंदर शिशु पाया जाता है और उस सैक के अंदर लिक्विड भरा होता है, जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। याद रखिएगा, प्लेसेंटा की जो सबसे अंदर वाली पूरा कोश होता है, जिस कोश में, जिस जगह में, जिस स्थान पर बेबी पाया जाता है वो होता है एमनियन उस स्थान को कहते हैं, और उस की आंतरिक जो परत होती है इस पूरे स्पेस को एमनियोटिक सैक कहते हैं। उसी सैक में बेबी पाया जाता है। तो होता क्या है, जिसके अंदर भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव फ्लूइड। होता क्या है, जब मायोमेट्रियम में कॉन्स्ट्रक्शन होगा रिलैक्सिन हार्मोन्स के प्रभाव के कारण से, तो एमनियोटिक सैक क्या होगा, फट जाएगा, जिसके कारण से उसके अंदर भरा हुआ एमनियोटिक द्रव ये बाहर निकलता है। याद रखिएगा, एमनियोटिक सैक के फटने से उसके अंदर भरा हुआ लिक्विड एमनियोटिक फ्लूइड ये बाहर निकलता है। इसलिए इस प्रक्रिया को हम ब्रेकिंग ऑफ वाटर भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम ब्रेकिंग ऑफ वाटर भी कहते हैं, यानी कि पानी का फटना, क्योंकि ये लिक्विड बाहर निकल रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ वाटर। प्रसारण अवस्था में सबसे ज्यादा समय लगता है, सबसे लंबा टाइम इसी में लगेगा। याद रखिएगा, लगभग 6 से लेकर के 12 घंटे तक इसमें लग सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरान शिशु का जन्म हो गया हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इस दौरान शिशु का जन्म हो गया हो तो ये समय और कम लग सकता है। लगभग 1 से 2 घंटे में भी प्रसारण हो सकता है। मैंने बताया प्रसारण अवस्था में क्या होगा, रिलैक्सिन हार्मोन्स के कारण से मायोमेट्रियम संकुचित होगा, जिसके कारण एमनियोटिक सैक क्या होगा, वो फट जाएगा, उसमें भरा हुआ एमनियोटिक द्रव बाहर निकलेगा, और इस प्रक्रिया को हम ब्रेकिंग ऑफ वाटर कहते हैं। इतना होने में 6 से लेकर के 12 घंटे तक का समय लगता है। लेकिन अगर रिलैक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, तो ये 1 से 2 घंटे में भी काम हो सकता है। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आएगा बहिष्करण अवस्था, यानी कि अब बेबी को बाहर मतलब आने का टाइम आ गया है। तो चलिए, सेकेंड पॉइंट आपका है बहिष्करण अवस्था। जिसकी इंग्लिश है एक्सपुलेशन स्टेज। एक्सपुलेशन स्टेज में क्या होगा, जैसा कि आपको बताया गया है कि एमनियोटिक
द्रव बाहर निकल गया है, एमनियोटिक सैक फट गया है। अब बेबी बाहर आएगा बॉडी से बाहर। याद रखिएगा, इस दौरान लगभग बहिष्करण माने बाहर आना। इस चरण में होगा क्या, बेबी बाहर आएगा। इस चरण में 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय लग सकता है। और इसमें सिंपल से पॉइंट है, एक्सप्लेशन माने होता है बाहर आना, यानी बेबी का बाहर आना। तो इसमें 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का भी समय लग सकता है। ये छोटा समय होता है, यानी कि प्रसारण अवस्था की अपेक्षा देखा जाए इसमें बहुत कम समय लगता है। तीसरा आपका है प्लेसेंटल स्टेज है। तीसरा है प्लेसेंटल स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा, बेबी के साथ साथ याद रखिएगा उसकी नाभि से एक पाइप जुड़ी होती है जिसे अम्बाइकल कार्ड कहते हैं। नाभि नाल, याद रखिएगा नाभि नाल कहते हैं अम्बाइकल कार्ड। इस दौरान क्या होगा, बेबी बाहर आ चुका होता है और उस बेबी का जो अम्बाइकल कार्ड होगा जिसे नाभि नाल कहते हैं, नाभि से एक नाड़ी जुड़ी होती है प्लेसेंटा से, उसको काटा जाता है। उसको हम यानी कि अम्बाइकल कार्ड को काटा जाता है और इसी के साथ साथ प्लेसेंटा को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इन 3 स्टेप्स के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि डिलीवरी कैसे होती है। 3 स्टेज में पहला प्रसारणावस्था जिसमें एमनियोटिक सैक फटेगा, फ्लूइड बाहर निकलेगा, ये लंबा प्रोसेस है, रिलैक्सिन हार्मोन के कारण से ये होगा। दूसरा में क्या होगा, इसमें बेबी बाहर आएगा शरीर से बाहर, इसमें कम समय लगता है। तीसरे में क्या होगा, बाहर आने के बाद उसके अम्बाइकल कार्ड को, नाभि नाल को काटा जाएगा, उसके बाद प्लेसेंटा को बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से बाहर। तो ये 3 स्टेज में डिलीवरी कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अभी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा अपलोड होने के बाद। आज नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग लाइव स्टडी नहीं कर पाए। कल हम पुनः सुबह 8 बजे लाइव स्ट्रीमिंग पर मिलेंगे। सभी लोग लाइव रहिएगा सुबह 8 बजे। और इस वीडियो को आप लोग अपने तमाम कनेक्शन के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। कल हम अपने नए चैप्टर जनन और स्वास्थ्य के इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके साथ हाजिर होंगे सुबह 8 बजे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान पीके मेडिको चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।